नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 5 जून 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आज रात्रि 8 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आज की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र की हम चर्चा करेंगे। यूपीएससी की आज आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में अलग अलग जो विषय हैं उन्हें हम सिलसिलेवार रूप में चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप में उनका विश्लेषण करेंगे। इसी के साथ साथ सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की आंसर की और जो भी संभावित कट ऑफ हो सकता है उसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी अभ्यर्थी रात्रि 8 बजे इस लाइव सत्र में भाग ले सकते हैं। आज के दैनिक क्विज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में यूरेनस का घनत्व सबसे कम है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में हम ध्यान रखें शनि या सैटर्न का घनत्व सबसे कम है। इस आधार पर पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा, नेपच्यून को तिरछा लूप साइडेड ग्रह माना जाता है। ध्यान रखें नेपच्यून नहीं, यह एक तरह से यूरेनस के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपनी धुरी से लगभग 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसकी तुलना में अगर हम यूरेनस की बात करें तो लगभग 98 डिग्री पर यह झुका हुआ है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह एक तरह से लेटे हुए ग्रह के रूप में माना जाता है। तो इस रूप में यह नेपच्यून के लिए नहीं, यह यूरेनस के लिए है कि उसे तिरछे या लूप साइडेड ग्रह के रूप में माना जाता है। दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा, यूरेनस और नेपच्यून को अक्सर जुड़वा ग्रह कहा जाता है। यूरेनस और नेपच्यून को उनके आकार, द्रव्यमान, उनमें जो भी गैस और तत्व पाए जाते हैं और उनके घूर्णन के रूप में अगर हम देखें तो लगभग समानता पाई जाती है, इसीलिए दोनों को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इस आधार पर तीसरा कथन सत्य है। हमारा उत्तर है सी, केवल 3 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून के रंग के संदर्भ में एक नया अनुसंधान सामने आया है, जिसमें जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप नासा के द्वारा प्रमुख रूप से अध्ययन किया गया है, जो एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी है। साथ साथ हब्बल दूरबीन के माध्यम से भी यह अनुसंधान किया गया है। इस अनुसंधान में पाया गया है कि दोनों ग्रहों के चारों ओर एक तरह का धुंध पाया जाता है, जिसे प्रमुख रूप से यूरेनस में नेपच्यून की तुलना में अधिक पाया गया है। इसी कारण से यूरेनस का जो रंग है वह नेपच्यून की तुलना में ज्यादा एक तरह से सफेद रंग की तरफ झुका हुआ है। तो यह रंग के संदर्भ में नए अनुसंधान यूरेनस और नेपच्यून के लिए किए गए हैं। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। मुन्नेरू नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ध्यान रखें, मुन्नेरू नदी कृष्णा की बाएं हाथ की सहायक नदी है। इस रूप में हमारा उत्तर है सी, कृष्णा नदी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुन्नेरू नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर रेत को बड़े पैमाने पर निकालकर वहां के जो भी क्षेत्रीय लोग हैं उनके द्वारा प्रमुख रूप से इसके आधार पर एक व्यापार किया जा रहा है, जिसके कारण नदी के आसपास के क्षेत्र में पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह हैं। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की एक पहल है। ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा ही यह सूचकांक जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865 में की गई थी। इस आधार पर अगर हम देखें तो तीनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है सी, 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की जो परिषद का एक तरह से चुनाव हो रहा है उसमें भारत दोबारा एक तरह से लड़ेगा और भारत के द्वारा इस चुनाव में लड़कर 2023 से 2026 के बीच में इस परिषद में जो सदस्यता है उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। भारत इस परिषद में अपनी सदस्यता के माध्यम से वैश्विक स्तर पर दूरसंचार के संदर्भ में अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहता है, जिससे 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता हो। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हम देखते हैं। पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान का विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लासगो में पार्टियों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखें, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ इस अभियान के माध्यम से प्रमुख रूप से पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली जो भी एक तरह से लाइफ स्टाइल है जीवन में, उसमें परिवर्तन करने की बात कही गई है। दूसरा कथन, इस विचार के तहत पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाता है जो नासमझ
और विनाशकारी उपभोग के बजाय सचेत और सविचार उपयोग पर केंद्रित है। इस आधार पर दूसरा कथन भी सत्य है। दोनों कथन सत्य हैं। उत्तर है हमारा सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस एक वैश्विक पहल का उद्घाटन किया जाएगा 5 जून 2022 को, जब विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से सतत विकास के साथ जीवन शैली की प्रक्रिया को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिसे लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट या लाइफ पहल का भी नाम दिया गया है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। 2021 का प्रश्न आज हमने आपको दिया है। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में राजकुमार की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। चंगेज खान का सिंधु नदी तक आने का प्रमुख उद्देश्य एक ख्वारिज में राजकुमार की खोज था, जो उसके साथ युद्ध में एक तरह से लड़ाई लड़ते हुए भागा था। तो इस रूप में अगर हम देखें तो पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तैमूर के द्वारा सिंधु नदी को पार करने और मुल्तान पर अधिकार करने की जो स्थिति है वह 1398 की थी। उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक शासक था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक। इस आधार पर दूसरा कथन गलत है। तीसरा, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। वास्को डिगामा 1498 में केरल के तट पर पहुंचा था। उस समय कालीकट में शासक जमोरिन था। वास्को डिगामा जब कालीकट के तट पर पहुंचा था उस समय हम ध्यान रखें विजयनगर साम्राज्य में सलोव एक तरह से वंश का शासन था। यहाँ पर देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के शासक उस समय नहीं थे। इस आधार पर तीसरा कथन भी गलत है। केवल पहला सत्य है, यानी हमारा उत्तर है ए, केवल एक सत्य है। दैनिक क्विज के अपने अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं। आज हम जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वर्तमान में दिशा की एक बैठक को देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। इसी को विस्तारित करते हुए हम दिशा के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। हम ध्यान रखें, दिशा को बनाने का उद्देश्य ये था कि बुनियादी ढांचे में सुधार और मानव विकास और लोगों की भलाई में सुधार के लिए बड़ी संख्या में जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको लागू करने की प्रक्रिया इससे मजबूत की जाए। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा, इसका गठन संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकारों यानी पंचायत संस्थाएं, नगर पालिका और जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके बीच में कुशल और समयबद्ध ढंग से एक समन्वय हो पाए उसके लिए प्रमुख रूप से किया गया है। दिशा के माध्यम से केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत एक निगरानी और समन्वय की स्थिति यहाँ पर बनती है। इस आधार पर इस समिति का महत्व काफी है। इस समिति के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उस जिले से जो भी निर्वाचित संसद सदस्य हैं लोकसभा के, उनको उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रमुख रूप से ध्यान रखें कि नामांकन के लिए जो अध्यक्ष का पद होगा, प्रमुख शर्तें क्या हैं। जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले एक से अधिक संसद अगर सदस्य होते हैं, यानी अगर जिले में एक से ज्यादा संसद की सीटें हैं, तो वरिष्ठ सांसद को प्रमुख रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। यदि दो संसद सदस्यों में समान वरिष्ठता की स्थिति बनती है तो जिस संसदीय क्षेत्र में जिले का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र आएगा वहां का सांसद प्रमुख रूप से दिशा का अध्यक्ष बनाया जाता है। दिशा के सह अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अन्य जो संसद सदस्य होते हैं उनको सह अध्यक्ष के रूप में नामित किया जा सकता है किसी भी जिले में। दिशा के अगर हम सह अध्यक्ष की बात करें तो जिले में जो भी संसद सदस्य हैं, अगर एक अध्यक्ष बन चुका है तो अन्य जो लोकसभा का सदस्य होगा उसको सह अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम राज्यसभा के सांसद की बात करें तो राज्य के जो भी राज्यसभा सांसद हैं, अगर वो किसी जिले के साथ में जुड़े होते हैं जो उनके विकल्प के रूप में होता है, उस आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय उनको सह अध्यक्ष बना सकता है। हम ध्यान रखें, गृह मंत्रालय के द्वारा जो वरीयता बनाई गई है, अगर राज्यसभा के सदस्य वहां पर वरिष्ठ होते हैं तो उन्हें जिला में दिशा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर दिशा के अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो जिले से निर्वाचित राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का एक प्रतिनिधि, सभी महापौर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और ग्राम पंचायत के 5 निर्वाचित प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इस आधार पर दिशा में स्थानीय निकायों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अनुसूची 6 क्षेत्र वाले जिलों में स्वायत्त जिला परिषद के प्रमुख, जिले में मध्यवर्ती पंचायतों के सभी अध्यक्ष, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना निदेशक, DRDA या गरीबी उपशमन इकाई। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकतम 4 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। एक प्रतिष्ठित NGO से एक सदस्य जिसे अध्यक्ष और अन्य संसद सदस्यों द्वारा समिति में नामित किया जाएगा। अध्यक्ष और समिति में अन्य संसद सदस्य द्वारा नामित प्रत्येक
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का एक प्रतिनिधि, जिले के अग्रणी बैंक अधिकारी, डाक विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक या अन्य अधीक्षक, दिशा के दायरे में आने वाले सभी कार्यक्रमों के जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी प्रमुख रूप से सदस्य होते हैं। अगर हम यहाँ पर दिशा के प्रमुख रूप से कार्य करने की स्थितियों की बात करें, यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी कार्यक्रम दिशा निर्देशों के अनुसार लागू किए जाएं। किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए समन्वित समाधान की प्रक्रिया की जाए। जिला योजना समिति डीपीसी द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाता है। प्राथमिकताओं को तेजी से लागू करने के लिए भूमि और स्थान के प्रावधान से संबंधित मामलों का समाधान करना, सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में डीपीसी का मार्गदर्शन करें और जिले के परिवर्तन के लिए उनका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। उद्देश्यों की समय पर उपलब्धि के लिए संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय सरकारों में अनवर्ती मुद्दों की पहचान करना, सार्वभौमिक कवरेज के लिए सभी समयबद्ध राष्ट्रीय पहलों की गहन निगरानी करना, यह भी दिशा के प्रमुख कार्यों में शामिल है। इस समिति के द्वारा समीक्षा की जाने वाली किसी भी केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम या योजनाओं को शामिल करने या बाहर करने का जो निर्णय है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय लेता है। दिशा की बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होती हैं, यानी प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होना आवश्यक है। दिशा में जो भी सांसद, विधायक या अन्य जो सदस्य एक तरह से उपस्थित हैं, उनको नोटिस देकर वर्ष के दौरान कम से कम 4 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। यदि अध्यक्ष चाहे तो बैठकों की संख्या को 4 से अधिक भी कर सकता है। अगर इस समिति में सभी सदस्य मनोनीत नहीं हुए हैं, तब भी इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। जिला प्रशासन लागू मानदंडों का पालन करते हुए जिला स्तर पर दिशा की बैठक आयोजित करने पर खर्च कर सकता है। इस समिति के पास समन्वय और निगरानी की शक्तियां होती हैं। इसकी भूमिका अनुमोदित परियोजनाओं के समय पर निष्पादन को सुगम बनाना प्रमुख रूप से है। इसके पास विचार विमर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करने की शक्तियां होंगी। सिफारिश पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर सदस्य सचिव उत्तरदायी होगा, यानी जो भी जिला का कलेक्टर है वह एक तरह से दिशा की समिति में एक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है और वह प्रमुख रूप से कार्रवाई के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यह हमारा 5 जून 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।